नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ईडी के छापों के बाद हरक सिंह रावत का बड़ा बयान। रेड मारने वालों के हाथ नहीं लगा कुछ, कानूनी लड़ाई तेज करने का ऐलान। ईडी के छापे में आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक के घर से भारी मात्रा में मिला कैश। सूत्रों के हवाले से खबर। फिलहाल बयान देने से बच रहे अधिकारी। अप्रैल से चलेगी पहली मानस खंड एक्सप्रेस। मानस खंड मंदिरों और अन्य पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए चलेगी स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन। राज्य में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। तेज हुई कांग्रेस की चुनावी कसरत। 10 और 11 फरवरी को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा लेंगी पार्टी नेताओं की बैठक। चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। जब से पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, मानो उन्हें हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीते 2 सालों से हरक जांच एजेंसियों के रडार पर है। ऐसे में सवाल है, क्या बीजेपी छोड़ना हरक सिंह रावत को भारी पड़ा है? देखिए रिपोर्ट। क्या बीजेपी छोड़ना हरक को पड़ा भारी? क्या बीजेपी छोड़ने के बाद हरक कर रहे मुश्किलों का सामना? 2 सालों से जांच एजेंसी के रडार पर हरक, हर कदम पर सता रहा जांच का डर। बीते 2 सालों में हरक सिंह रावत सरकारी जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। हर दूसरे दिन हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापेमारी की खबरें सामने आ जाती हैं। चुनाव से पहले हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापेमारी की जाती है, जिसके कारण हरक सिंह रावत बैकफुट पर आ जाते हैं। और अब मौका जब लोकसभा चुनाव का है, तो उससे ऐन पहले एक बार फिर से जांच एजेंसियों के रडार पर हरक सिंह रावत आ गए हैं। चुनाव से पहले ही रावत के ठिकानों और उनके करीबियों के घर छापेमारी हुई। ऐसे में हरक सिंह रावत एक बार फिर से मुश्किलों में फंसते दिख रहे हैं। हरक सिंह रावत की बढ़ती मुश्किलों को देखते हुए सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना हरक पर भारी पड़ता दिख रहा है? क्या बीजेपी छोड़ने की सजा हरक सिंह रावत को मिल रही है? क्योंकि यही हरक जब बीजेपी के साथ थे, तब उन्हें मंत्री तक बना दिया गया था। उनके सभी आरोपों को अनदेखा किया गया, लेकिन पाला बदलते ही 2 सालों से उन्हें जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, अगर कोई आरोपी है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, भ्रष्टाचारी चाहे कोई भी हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है कि चाहे भ्रष्टाचारी चाहे कोई भी हो, चाहे हमारी पार्टी का भ्रष्टाचारी हो चाहे कोई हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का और किसी ने साहस दिखा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। और भ्रष्टाचारी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य में न भ्रष्टाचार के लिए जगह है न भ्रष्टाचारी के लिए। और उसी के तहत ठीक है, अगर हरक सिंह रावत जी कोई गलत नहीं है तो उनको डरना भी नहीं चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन संवैधानिक संस्थाएं अगर कोई जांच कर रही हैं, उसका उनको सपोर्ट करना चाहिए। और साथ ही कांग्रेस को भी इस बात से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी होना ही चाहिए। वहीं हरक सिंह रावत पर हो रही कार्रवाई को कांग्रेस राजनीति से प्रेरित बता रही है। देखिए, पूरी तरीके से हरक सिंह जी के यहाँ जो कार्रवाई की है वो राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करते हुए परेशान कर रही है। अगर हरक सिंह जी ने कोई गलत काम किया था तो तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी में वो मंत्री थे, वरिष्ठ मंत्री थे, क्यों नहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री पर कार्रवाई कर रही है? अगर भाजपा में नैतिकता है, हरक सिंह दोषी हैं, तो आप बताइए क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री दोषी नहीं है? कांग्रेस ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित बता रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, आरोपी किसी भी दल से क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाता। लेकिन लगता है कि बीजेपी अपने उस दौर को भूल बैठी है जब हरक सिंह रावत को उन्हीं की पार्टी ने संरक्षण देने का काम किया था। बहरहाल हरक की बढ़ती मुश्किलों को देखकर तो यही लगता है कि उन्हें बीजेपी छोड़ना भारी पड़ रहा है।
पाखरू रेंज घोटाला मामले में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के साथ ही कई अधिकारी ईडी के निशाने पर है। हरक के साथ साथ चर्चा आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक की भी हो रही है। आखिर क्यों पटनायक ईडी के लपेटे में आ गए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ईडी के निशाने पर हरक सिंह रावत, हरक के साथ साथ कई अधिकारियों पर ईडी का शिकंजा। लपेटे में आए आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक। पटनायक के बंगले से मिला नोटों का जखीरा। उत्तराखंड में बुधवार जहां एक तरफ सदन में यूसीसी को लेकर चर्चा चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी ने सियासी हलचल पैदा कर दी। पाखरू रेंज घोटाले में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। हरक सिंह रावत के दिल्ली, देहरादून और चंडीगढ़ के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा, तो वहीं हरक सिंह रावत के साथ साथ चर्चा आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक की भी रही, क्योंकि ईडी पटनायक के ठिकाने पर भी पहुंची। ऐसे में सवाल है कि आखिर सुशांत पटनायक जांच के लपेटे में क्यों आ गए हैं? आखिर क्यों ईडी का शिकंजा पटनायक तक पहुंचा है? दरअसल पाखरू रेंज मामले में सुशांत पटनायक पर आरोप लगे हैं। उन्होंने तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल रहते हुए लेंसडाउन टाउन डिवीजन के कुछ हिस्से में निर्माण की अनुमति दी थी। ये उनके अधिकार में नहीं था। इसके लिए पीसीसीएफ या शासन से अनुमति ली जानी थी। उन्होंने कई बार अपने अधिकारी क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया। बता दें कि पाखरू में टाइगर सफारी का मामला राज्य के वन विभाग को हिला देने वाली घटना थी। इस मामले में पिछले 2 साल के भीतर 5 एजेंसियां जांच कर चुकी हैं और मौजूदा समय में 2 जांच जारी है, लेकिन अभी तक इस मामले में अनियमितताओं का पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है। दरअसल कॉर्बेट नेशनल पार्क में 2019 से इस मामले की शुरुआत हुई। अनुमति से ज्यादा पेड़ों का कटान किया गया। इसके अलावा वन भूमि हस्तांतरण की भी अनुमति शर्तों का उल्लंघन करते हुए अवैध तरह से बड़े कंक्रीट के निर्माण करवाए गए और इसे अंजाम तब दिया गया जब हरक सिंह रावत वन मंत्री हुआ करते थे। ऐसे में हरक सिंह रावत के साथ साथ उनके करीबी अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं। यही कारण है कि ईडी का शिकंजा भी हरक सिंह रावत और कई अधिकारियों पर कसता दिख रहा है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक और पूर्व आईएफएस किशन चंद के ठिकानों पर छापा मारा गया, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा हरक सिंह रावत के अलावा आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक की रही। ऐसा इसलिए क्योंकि पटनायक के बंगले से नोटों का जखीरा बरामद हुआ, जिसे गिनने के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक ये रकम 3 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। माना जा रहा है कि छापेमारी के दौरान टीम को जो तथ्य मिले हैं, उनके आधार पर अब विभाग के कुछ और अधिकारी भी ईडी की रडार पर आ सकते हैं। राजधानी देहरादून के आईआरडीटी ऑडिटोरियम में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का भव्य स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा हुई। बता दें कि उत्तराखंड के विशेष सत्र में समान नागरिक संहिता का विधेयक मंजूर हो चुका है। यूसीसी का विधेयक पास होने के बाद से उत्तराखंड बीजेपी जश्न मना रही है। वहीं सीएम धामी का कहना है कि सरकार ने समान नागरिक संहिता का संकल्प पूरा किया है। यूसीसी की मांग पूरे देश में की जा रही है। उधर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। उनका कहना है कि आजादी के 75 साल बाद उत्तराखंड सरकार के उठाए गए इस कदम की देश भर में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत में यूसीसी लागू होने के बाद अन्य देश भी इसे लागू करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड इट इज यूनिक, ठीक है, ये अपने आप में अद्भुत है। और आज ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया गया है, ये बड़े सोच समझ के बनाया गया है। ये को किसी पर कोई सिद्धांत लादने के लिए नहीं बनाया गया है। इसमें पूरी मानवीयता का ध्यान रखते हुए इसको बनाया गया है। आज देश के अनेक राज्य इसको अपनाने के लिए तैयार हो रहे हैं और आप अगले 10 वर्षों में देखिए दुनिया के अनेक देश इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाने की कोशिश करेंगे। विधानसभा से समान नागरिक संहिता बिल पास होने पर अल्मोड़ा में बीजेपी ने मिठाई वितरित कर धामी सरकार का धन्यवाद जताया। पूर्व विधायक और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड पूरे देश में पहला ऐसा प्रदेश बन गया है जिसने सबसे पहले समान नागरिक संहिता बिल पास किया है।
वासियों के लिए भी बहुत गौरव का विषय है। हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित करवा करके एक इतिहास बनाया है। हम इस अवसर पर हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और जल्दी हमारे बीच में 10 तारीख को यहाँ आने वाले हैं तो हम उनका बहुत भव्य रूप से स्वागत करेंगे। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और इंडियन रेलवे एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक करार हुआ है। इस करार के जरिए मानसखंड मंदिरों और अन्य पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन मानसखंड एक्सप्रेस को संचालित किया जाएगा। मानसखंड मंदिरों के दर्शनों के लिए ये ट्रेन अप्रैल में कोलकाता से संचालित की जाएगी। इसके बाद ये ट्रेन अन्य शहरों के लिए भी तैयार की जा रही है। मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन में 500 यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग की एक नई पहल है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद एवं इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC के बीच मानसखंड मंदिरों तथा अन्य स्थलों के प्रचार प्रसार हेतु स्पेशल ट्रेन टूरिस्ट ट्रेन मानस एक्सप्रेस संचालित किए जाने पर आज एक MOU साइन हुआ है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन से जो मानसखंड एक्सप्रेस कहलाएगी, इससे यात्री हमारे मानसखंड के अंदर यात्रा कर सकेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कांग्रेस के खटीमा ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कृष्ण बहुगुणा ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के दोनों ही नेताओं और उनके समर्थकों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाए हुए है, जिसमें विपक्ष के नेताओं को बीजेपी ने आने का न्योता दिया है। जो हमारे मुखिया हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, अभी 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने प्रदेश को ऐसी ऊंचाइयों में पहुंचा दिया कि पूरे विश्व में हमारे इस उत्तराखंड का डंका बोल रहा है। उन्हीं के कामों से प्रभावित होकर मैंने आज बीजेपी पार्टी की सदस्यता ली है। जब भी मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में सुनती थी तो मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत संस्कार भरे हुए हैं और मतलब हर किसी को बड़े मान सम्मान देते हैं, चाहे छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, फील्ड नेता हो, सबको बड़ा मान सम्मान देते हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 10 और 11 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस कमेटी की पदाधिकारी विधायकों, पूर्व मंत्रियों, विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ अलग अलग बैठक कर चुनावी रणनीति बनाएंगी। प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि 5 लोकसभा क्षेत्र के समन्वयक और 2019 के चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के साथ बैठक होगी। चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बैठक में बूथ स्तर पर संपर्क अभियान के साथ पार्टी के लिए चंदा देने की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी आदरणीय शैलजा जी 10 और 11 तारीख को यहाँ रहेंगी। 10 तारीख को माननीय विधायक गणों और पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री गणों के साथ बैठक है और 11 तारीख को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण हैं, हमारे फ्रंटल के पदाधिकारी हैं, हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं और जिला अध्यक्षगणों के साथ भी बैठक होगी और ये चुनाव के संबंध में बैठकें हैं और किस तरीके से हम आने वाले समय में काम करेंगे और जो हमारे लोकसभा के 5 कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे। जो 5 हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रहे 2019 में उनके साथ भी बैठक होगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस बीजेपी सरकार की खामियों को उठाने की तैयारी में है। कांग्रेस केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निवीर योजना में कमियों को प्रमुखता से उठाने जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन प्रवीण सिंह डाबर ने प्रेस वार्ता करते हुए अग्निवीर योजना और OROP को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अग्निवीर योजना को युवा विरोधी बताया है। सबसे पहली बात तो ये है कि अग्निवीर स्कीम को वापस लिया जाए। ये हम विरोध करते आ रहे हैं जब से अग्निवीर लॉन्च हुई है जून 2022 में, तब से हम उसका विरोध करते जा रहे हैं। लेकिन बाद में एक और चीज़ सामने आई कि जो 1.5 लाख युवा जिनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो चुका था
उन्होंने अपना मेडिकल भी पास कर लिया, उन्होंने अपना रिटर्न भी पास कर लिया, उन्होंने अपना फिजिकल भी पास कर लिया। जब अग्निवीर स्कीम लागू हुई तो ये 1.5 लाख युवा जिनकी नॉर्मल प्रोसेस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती हो जानी थी, उनको नहीं लिया गया और अग्निवीर स्कीम में भी जो है वो उनको नहीं लिया गया। हल्द्वानी में विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने हल्द्वानी नगर निगम के जेई को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक जेई ने स्ट्रीट लाइट लगाने की एवज में 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद विजिलेंस टीम ने जेई के बी उपाध्याय को नगर निगम से गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आज दिनांक को हल्द्वानी बिजनेस सेक्टर की टीम द्वारा नगर निगम हल्द्वानी में हमारे टीम द्वारा 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए अवर अभियंता खष्टी बल्लभ जोशी को गिरफ्तार किया गया है रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए। और ये जो वेंडर कंपनी होती है जो ये पूरे हल्द्वानी शहर में स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, इनके रखरखाव और लगाने में इनको अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होता है, एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो उसकी एवज में देने के एवज में ये 25,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे, जिसको हमारी टीम द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है। हल्द्वानी में 2 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी में प्रदेश भर के 70 महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही प्रदर्शन में 200 शोध विद्यार्थियों ने अपने प्रोजेक्ट प्रदर्शनी में लगाए हैं, जिसके जरिए वो स्कूली छात्रों को विज्ञान के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। प्रदर्शनी में आए स्कूली छात्रों ने बताया कि उन्हें नई टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने बताया कि वो अपना करियर विज्ञान में आगे बढ़ाना चाहते हैं और वहीं कार्यक्रम में बेहतर शोधार्थी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे नई नई चीज़ों को देखना, और ये मेरे लिए एक फ़र्स्ट टाइम था, तो एग्जीबिशन में काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे जैसे आजकल की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है जिस हिसाब से, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। दूसरी बात कि हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने रूट से भी जुड़े रहे, तो ये भी मुझे यहाँ पे सीखने को मिला। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, जैसे यहाँ पे जो मैंने पहला स्टॉल देखा वहाँ पे हमें मिनरल रॉक्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है, और लाइव एग्जाम्पल्स मतलब वहाँ पे रखे हैं। और देन सेकेंडली बायोडीज़ल मतलब प्लास्टिक वेस्ट से हम कैसे डीजल बना सकते हैं, और वो आजकल मतलब अभी इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ है, वो भी सर्च में है, आगे जाके हो सकता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।